नमस्कार। एक सवाल है जो सोशल मीडिया के बारे में शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है कि जो चीज़ चलाने में इतनी महंगी है वो हमें मुफ्त में कैसे मिल जाती है। तो चलिए आज इसी गुत्थे को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि एक फ्री ऐप जिसकी हम एक भी पाई नहीं देते, उसकी कीमत अरबों डॉलर में कैसे हो सकती है? देखिए, अकेले फेसबुक के पास 18 डेटा सेंटर्स हैं और इनको बनाने और चलाने का खर्च 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। तो फिर सवाल वही है, ये सब हमें मुफ्त में क्यों मिल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है ना? तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आज की दुनिया में ना असली करेंसी पैसा नहीं है, असली करेंसी है अटेंशन, यानी ध्यान। सोचिए, इतने सारे खेल हैं, पर सारा पैसा क्रिकेट में ही क्यों लगा है? सिंपल है, क्योंकि सबसे ज्यादा अटेंशन वही है। और क्रिकेट में भी इंडिया पाकिस्तान मैच में सबसे ज्यादा पैसा क्यों बनता है? क्योंकि बॉस सारा ध्यान तो उसी पर टिका होता है। बस यही है सारा खेल, अटेंशन का। और ये खेल कोई छोटा मोटा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। साल 2023 में सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग मार्केट का साइज जानते हैं कितना था? 231 बिलियन डॉलर्स। मतलब कई देशों की तो कुल जीडीपी भी इतनी नहीं होती। और ये सब कुछ, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री सिर्फ एक चीज पर टिकी है, हम सबका ध्यान, जिसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां बेचती हैं। तो फिर इस मुफ्त की असली कीमत क्या है? देखिए, ये एक सौदा है, एक डील जो हम सब करते हैं, ज्यादातर तो बिना जाने समझे ही। तो आइए देखते हैं कि ये समझौता आखिर है क्या। जब भी कोई सोशल मीडिया पर नया अकाउंट बनाता है ना, तो वो एक छोटा सा एक्सेप्ट बटन दबाता है, पर असल में वो एक कानूनी समझौते पर साइन करने जैसा है। डील एकदम सीधी है, अपना पर्सनल डेटा दो और बदले में प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का एक्सेस ले लो। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, इनको जानबूझकर इतना लंबा और बोरिंग बनाया जाता है कि कोई भी उन्हें पढ़ने की हिम्मत ही ना करे। और ये बात एक एक्सपेरिमेंट में बहुत ही मजेदार तरीके से सामने आई। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में ना एक फर्जी सोशल नेटवर्क बनाया गया। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में एक लाइन लिखी थी कि यूजर अपना पहला बच्चा कंपनी को दे देगा। और गेस कीजिए क्या हुआ? ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिना पढ़े एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि हम कितनी आसानी से अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जानकारी किसी के भी हवाले कर देते हैं। तो चलिए अब जरा अगली परत खोलते हैं और ये देखते हैं कि ये कंपनियां आखिर किस तरह का डेटा इकट्ठा करती हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नाम और ईमेल तक ही सीमित नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, डेटा दो तरह का होता है। एक तो वो जो हम खुद अपनी मर्जी से देते हैं, जैसे अपना नाम, उम्र, ईमेल वगैरह। लेकिन असली खेल तो दूसरे हिस्से में है, वो डेटा जो ये कंपनियां चुपचाप बैकग्राउंड में इकट्ठा करती रहती हैं। जैसे कि हम किस पोस्ट पर कितनी देर रुके, क्या कोई मजेदार वीडियो देखा या कोई दुख भरी खबर पड़ी। हमारी फोटो से जीपीएस लोकेशन निकालकर ये पता लगाना कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे वाईफाई नेटवर्क की जानकारी से हमारे घर और ऑफिस का पक्का पता भी लगा सकते हैं। और ये कहानी सिर्फ एक ऐप पर खत्म नहीं होती। थर्ड पार्टी कुकीज नाम की एक चीज होती है। इसे ऐसे समझिए कि ये छोटे छोटे जासूस हैं। ये सिर्फ एक वेबसाइट पर नहीं, बल्कि हम इंटरनेट पर जहां जहां जाते हैं, ये हमारे पीछे पीछे जाते हैं, हमारी हर क्लिक, हर सर्च को ट्रैक करते हैं। और धीरे धीरे हमारी पसंद, नापसंद, आदतें, यहां तक कि हमारी कमजोरियों की भी एक पूरी की पूरी प्रोफाइल तैयार कर लेते हैं। तो बात साफ है, डेटा आज का नया तेल है। ये बात द इकोनॉमिस्ट ने 2017 में ही कह दी थी। और बिल्कुल तेल की तरह ही ये बहुत कीमती है। और जो चीज कीमती होती है, उसे चुराने की कोशिश भी होती है। इसीलिए तो हम सुनते हैं कि बिग बास्केट के 2 करोड़ ग्राहकों का डेटा हैक हो गया। पर सवाल ये है कि ये कंपनियां हमारे बारे में आखिर जानती कितना हैं? इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला जवाब मिला जब पेरिस की एक पत्रकार जूडिथ ने डेटिंग ऐप टिंडर से अपना सारा डेटा मांगा। और जो जवाब उसे मिला, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। टिंडर ने उसे एक रिपोर्ट भेजी जो 800 पन्नों की थी। जी हां, आपने सही सुना, 800 पेज। ये कोई नॉवल नहीं था, ये सिर्फ एक इंसान का डेटा था जो कुछ ही समय के लिए उस ऐप पर एक्टिव था। तो क्या था उन 800 पन्नों में? टिंडर को पता था कि वो कब अकेला महसूस करती है, उसे कौन सा म्यूजिक और खाना पसंद है, वो किस तरह के पुरुषों की तरफ अट्रैक्ट होती है, और सबसे खतरनाक, वो मैसेज का जवाब देने के लिए सबसे ज्यादा कब तैयार रहती है। ऐसा लगा जैसे टिंडर को उसके बारे में शायद उससे भी ज्यादा पता था जितना वो खुद अपने बारे में जानती थी। अब खुद सोचिए, अगर किसी कंपनी को किसी इंसान के बारे में ये सब पता हो, तो क्या वो उसके फैसलों को मैनिपुलेट नहीं कर सकती? तो सवाल उठता है कि ये सारा डेटा आखिर इकट्ठा किया ही क्यों जा रहा है?
इसका मकसद सिर्फ एक है, हमारे ध्यान को कंट्रोल करना और फिर उस ध्यान को बेचकर पैसा कमाना। इसी को कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। नेटफ्लिक्स के सीईओ ने एक बार एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही थी। उन्होंने कहा, हमारा असली कंपटीशन नींद से है। यह सुनने में अजीब लगता है, पर यह बहुत गहरी और थोड़ी डरावनी बात है। इन प्लेटफॉर्म्स का सिर्फ एक ही गोल है कि लोग हर दूसरा काम छोड़कर, यहां तक कि अपनी नींद को भी कम करके ज्यादा से ज्यादा समय इन्हीं पर बिताएं। तो इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, यूजर्स को ऐप पर रोके रखो। स्टेप 2, जितना हो सके उतना ज्यादा डेटा इकट्ठा करो। स्टेप 3, उस डेटा से और भी सटीक प्रोफाइल बनाओ। और स्टेप 4, उस प्रोफाइल का इस्तेमाल करके बिल्कुल सटीक टारगेटेड विज्ञापन बेचो। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म नहीं होता, और इसे चलाने वाला ईंधन है हमारा ध्यान। और हमें ऐप पर हुक्ड रखने के लिए कई मनोवैज्ञानिक तरकीबें इस्तेमाल की जाती हैं। इन ऐप्स को कसिनो की स्लॉट मशीन की तरह डिजाइन किया गया है। ये जो इन्फिनिट स्क्रॉल है, यानी स्क्रॉल करते जाओ, कंटेंट खत्म ही नहीं होता, या फिर वो लाल रंग के नोटिफिकेशन, ये सब हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करने के लिए बनाए गए हैं। ये हमें एक नशे की तरह आदी बना देते हैं और हमें बार बार वापस आने पर मजबूर करते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ विज्ञापन बेचने की बात कर रहे थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब डेटा और अटेंशन पर इस कंट्रोल का इस्तेमाल समाज को बदलने के लिए किया जाता है, तो इसके नतीजे बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल को ही ले लीजिए। इसमें क्या हुआ? 5 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डेटा लिया गया। फिर उस डेटा से हर एक यूजर की एक डिटेल साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई गई। मतलब ये पता लगाया गया कि कौन डर से ज्यादा प्रभावित होगा, कौन गुस्से से और कौन उम्मीद से। और फिर यूजर्स को लगातार ऐसा प्रो ट्रम्प कंटेंट दिखाया गया जो सीधे उनकी इन्हीं भावनाओं पर हमला करता था। नतीजा क्या हुआ? एक अनुमान के मुताबिक करीब करीब 8.7 करोड़ वोटर्स के फैसले को प्रभावित किया गया। और इसके नतीजे इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। म्यांमार में फेसबुक के एल्गोरिदम ने रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों को खूब बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा था। लोग लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे थे। एल्गोरिदम को तो सिर्फ एंगेजमेंट से मतलब था, इस बात से नहीं कि समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। नतीजा, असल दुनिया में हिंसा और दंगे। और देखिए कि एक ही टेक्नोलॉजी के 2 चेहरे कैसे हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण टिकटॉक है। चीन में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को टिकटॉक पर विज्ञान, कल्चर और इतिहास के वीडियो दिखाए जाते हैं, और उनके लिए रोजाना सिर्फ 40 मिनट की टाइम लिमिट भी है। दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी दुनिया में उसी टिकटॉक पर सिर्फ एंटरटेनमेंट और ट्रेंड्स पर फोकस है, और कोई टाइम लिमिट नहीं है। एक का मकसद है एजुकेट करना, दूसरे का सिर्फ एंटरटेन करना। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? इसका कोई सीधा या आसान जवाब तो है नहीं, लेकिन पहला और सबसे जरूरी कदम है जागरूकता। सच तो ये है कि इसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। ये सिस्टम इतने ज्यादा आपस में जुड़े हुए हैं कि इनसे पूरी तरह बचना लगभग नामुमकिन सा है। तो सबसे ताकतवर हथियार है अवेयरनेस, ये समझना और बेहतर डेटा प्रोटेक्शन कानूनों की मांग करना। हमें बस ये याद रखने की जरूरत है कि जब हम इन फ्री ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम कस्टमर नहीं हैं, हमारा ध्यान ही असली प्रोडक्ट है। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। कहते हैं कि एक इंसान का ध्यान जहां होता है, वहीं से उसकी यादें बनती हैं। तो अगर कोई एल्गोरिदम ये कंट्रोल कर रहा है कि किसी का ध्यान कहाँ जाएगा, तो फिर असल में उनकी यादों को कौन कंट्रोल कर रहा है? सोचिएगा जरूर।